हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे हो मेरे प्यारे लवली स्टूडेंट। हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको मैं बार बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला करके मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसे याद करो। आपके अंदर से ना सब्जेक्टिव का डर निकलना चाहिए कि याद नहीं होता। हालांकि ये बड़ा नॉर्मल सा टॉपिक है ज्योग्राफी में। आई थिंक हर बच्चे का ये इंटरेस्ट होता है यार कि चलो जानते हैं, देखते हैं ये क्या होता है, ये चीज़ कैसे होता है। मतलब भौगोलिक चीज़ जानने के लिए ना एक अलग से फीलिंग आता है कि चलो ट्राई करते, देखते हैं, पढ़ते इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है। आज इसके बारे में जानने वाले हैं बहुत इंटरेस्टेड तरीके से। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत ही काफी हेल्पफुल करने वाला है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो देखना और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लेना। ओके, देखो सबसे पहले सवाल हम यहाँ पढ़ते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर। ऑब्जेक्टिव में तो आते ही आता है, सब्जेक्टिव में भी आपको जानना है यहाँ पे परंपरागत और गैर परंपरागत में क्या अंतर है। देखिए समझिए ध्यान से, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा, यानी कि इसका इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश में किया हुआ है कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। देखिए परंपरागत ऊर्जा यह समाप्त होने वाला संसाधन, मैंने इसको अपने लैंग्वेज में ढाल दिया है, आपको भी ऐसे करना। यह समाप्त होने वाला संसाधन है, अर्थात यानी कि, यहाँ पे अर्थात पे लिख सकते यानी कि लिखते तो लगता है हाँ यार मतलब बंदा खुद से लिखा ना, बोलता है यानी कि तुम मेरे दोस्त हो, तो यानी कि लिखते। अगर चलो यहाँ पे अर्थात लिख देना यानी कि ये परंपरागत ऊर्जा कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएंगे और पुनः इसका नवीकरण नहीं किया जाएगा, मतलब फिर से इसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो समझ आ गया, परंपरागत ऊर्जा समाप्त होने वाला ऊर्जा है, यानी कि यह ऊर्जा है कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, इसको हम पुनः नवीकरण नहीं कर सकते हैं। जैसे में कोयला परंपरा से यूज करते आ रहे हैं, यानी कि हम परंपरागत ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। सही बात है कि नहीं? अनवीकरणीय ऊर्जा किसको बोलता है? जिसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, तो हम इसको अनवीकरणीय ऊर्जा भी बोल सकते हैं। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक, समझा गया? यानी कि अनवीकरणीय परंपरागत, नवीकरणीय गैर परंपरागत। गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है? यह समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है, यह समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है, अर्थात यानी कि इसका जो है न पुनः नवीकरण किया जा सकता है, ये लाइफ टाइम चल सकता है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाया ताकि आपको इसको देखे तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाएगा। ये देखिए, ये कौन सा एनर्जी है भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा एनर्जी? ये देखिए गैस है, कोयला है, ऑयल है, या फिर यहाँ पे क्या है, बराबर देख रहे हैं मेरे को, एनर्जी कुछ ऐसा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा जो है ना क्या हो जाएगा? खत्म होने वाला है ना। ये सब क्या है? परंपरागत ऊर्जा, ये खत्म हो जाएगा, है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये है गैर परंपरागत ऊर्जा, ये देखो हमारे लिए बहुत बेस्ट है भाई साहब, ये है ना। देखो सोलर है, यानी कि सोलर सौर ऊर्जा हो गया, है ना, पवन ऊर्जा हो गया, है ना। इस तरह जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा जो है हमारा, जैसे जल ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, ये सब जो है गैर परंपरागत, कभी नहीं खत्म होने वाला है। सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे समझ आ गया? अब तो भूलिएगा नहीं कि परंपरागत किसको बोलते हैं, गैर परंपरागत किसे कहते हैं, मैंने आपको दिखा दिया। इंग्लिश वाले लवली स्टूडेंट नोट डाउन कर लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं, सवाल आगे बोलता है क्या? नदी घाटी परियोजना के लाभों को उल्लेख करिए। देखिए अब नदी घाटी परियोजना के लाभ के बारे में बताया, समझिए नदी घाटी परियोजना होता है क्या। देखिए यही है नदी घाटी परियोजना, यहां देख रहे हो, यानी कि नदी में डैम बना देना। नदी में अगर डैम बना देंगे तो ये नदी घाटी परियोजना हो गया, एक प्रोजेक्ट है ना। हिंदी में बोलते हैं परियोजना, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बड़ा जल्दी समझ में आता है ना, प्रोजेक्ट है, ये क्या है? प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या पानी जमा कर ली, अब इससे क्या फायदा हो सकता है? अब इसका फायदा आप बता सकते हैं, पानी जमा है सर, तो जब जरूरत पड़ेगा तब इसको यूज कर सकते हैं, पीने के लायक, खेत में पटाने के लायक, उसके बाद कृषि में हो जाएगा, है ना, विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं। बाढ़ के समय ये बहुत फायदा करेगा, है ना। बाढ़ के समय हम इसको डैम बंद कर देंगे, बाढ़ नहीं आएगा, बहुत सारा फायदा हम यहाँ पे लिख दिया। देखिए नदी घाटी परियोजना के निम्नलिखित लाभ है, इससे पीने और सिंचाई के लिए इस्तेमाल है। अगर सिंचाई करना है, बारिश नहीं हुई, क्या करेंगे? डैम खोल देंगे, एक फाटक खोल देंगे, पानी चल जाएगा, जिधर ले जाना पानी चल जाएगा, है ना, नदी के माध्यम से। विद्युत, इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, बिल्कुल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। इससे बाढ़ नियंत्रण एवं मृदा अपरदन पर रोक लगाया जा सकता है, बाढ़ कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि पानी जो है बहुत बड़े एरिया में कंट्रोल रहेगा और मृदा अपरदन भी नहीं होगा, मिट्टी को कटछट भी नहीं होगा। ओके, इससे वन्य जीव संरक्षण भी होते हैं, जो जंगली जीव है उसको बेनिफिट मिलता है कि नहीं। इससे उद्योगों को जल आपूर्ति होती है, जो बड़े बड़े उद्योग है, फैक्ट्री है ना, उसको भी जल इससे प्राप्त होता है।
नॉर्मल सी बात है, इसको कुछ याद करना नहीं, समझना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे फिगर तस्वीर दिखाया, तो इससे समझ सकते क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया। इंग्लिश वाला बच्चा नोट डाउन करना, एग्जाम में आएगा तो फिगर नहीं बनाना, फिगर मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, क्योंकि जो विजुअलाइज करते हैं ना, जो देखते हैं, जो दृश्य आंखों के सामने बनता है, वो दिमाग में सेट हो जाता है, हाँ यार यही चीज तो है। ठीक है, चलो आगे सवाल है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, चलिए जानते हैं। देखिए, जब फोटोवोल्टाइक सेलों में जो पवन, देखो यहां यही है सौर ऊर्जा, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना। अभी राजस्थान में बहुत जोर शोर से चला हुआ है, क्योंकि वहाँ खेती बहुत कम होता है, वहाँ पे रेगिस्तानी मिट्टी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इस तरह से एनर्जी बहुत ज़्यादा वहाँ राजस्थान में। तो यहाँ पे इसके नीचे सेल लगा होता है, बैटरी लगा होता है, इस ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और बड़ा सा बैटरी में एनर्जी स्टोर करता है ना। बैटरी बोलो या तो फिर उसको किसी चीज़ में स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे सवाल बोला गया क्या, कि जब फोटोवोल्टाइक सेल, देखो अब याद कर लेना कि सौर ऊर्जा में कौन सा सेल लगता है, फोटोवोल्टाइक सेल में विपरीत सूर्य इधर है तो हम ऐसे लगाएंगे, तब ना सूर्य इधर है तो इसका मुख इधर लगाएंगे, यानी कि इस सेल पीछे रहेगा। देखो फोटोवोल्टाइक सेल किधर है, पीछे है, तो सूरज के उल्टे लगाएंगे ना, ये तो नीचे है ना, इसके अंदर में फोटोवोल्टाइक सेल, और ये जो प्लेट है सूरज की तरफ है। तो वही बोला गया कि जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपरीत सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। इससे क्या होता है, सौर ऊर्जा। तो मेरा पीछे साइड जो दिख रहा है इधर है लगा हुआ सेल, और सामने जो ये क्या है, सामने प्लेट है। ठीक है, या अब देखो सवाल बोला कैसे होता है, तो इतना तो लिख दिए सर, 2 नंबर नहीं मिलेगा, लिखने के लिए थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ना, तो लिख सकते हैं आप। या कम लागत वाला, पर्यावरण के अनुकूल तथा निर्माण के आसान होने वाला कारण, अन्य ऊर्जा के स्रोत की अपेक्षा ज्यादा लाभदायक है, मतलब कम आसान में उत्पादन हो जाता है और लाभदायक भी ज्यादा है। या सामान्यतः हीटरों में इसका यूज कर सकते हैं, हीटरों में, कूलर्स में, प्रकाश आदि उपकरणों में अधिक उपयोग किया जाता है ना, तो ये बेनिफिट हो जाएगा। चलो यहाँ पे यूज कर लेते हैं, इंग्लिश वाला नोट डाउन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई हाई उत्पादन तेल क्षेत्र, मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दीजिए। सबसे पहले आपको मैं फोटो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप जब देखोगे ना तब समझाएगा। ये है देखो मुंबई हाई। अब मुंबई देखो कहाँ पे, समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है ना, समुद्र के बीचों बीच बना हुआ मुंबई हाई, मतलब मुंबई में है। और देख रहे हैं कितना गहराई में अंदर गया हुआ पाइप इसका, और वहां से तेल निकालता है जी, या तो प्यूरिफाई करता निकालता है। समझते इसके बारे में, तो यही मुंबई हाई है ना। तो मुंबई हाई से क्या समझते हैं आप। चलिए अब बोलते तेल उत्पादक, तेल उत्पादन करता है, तेल निकालता है। देखिए मुंबई हाई तेल, मुंबई हाई क्या भाई, हाई क्षेत्र मुंबई तट के 176 किलोमीटर दूर पर है। मतलब ये जो है ना बना हुआ मुंबई तट जो किनारा है 176 किलोमीटर दूरी पे है, मतलब बहुत ही दूरी पे। 176 किलोमीटर कहाँ है, समझ सकते हैं, 176 किलोमीटर बहुत दूर पर जाता है, उतना दूर पे है। अब बोलता क्या, अरब में, अरब सागर में स्थित है। जाहिर सी बात है, फिगर तो आप जान रहे ना। यहाँ 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक, इसको बोला गया सागर सम्राट, ये जो बना हुआ ना इसको बोला गया सागर सम्राट। 1975 में खोजा गया था, सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया। वही मंच है जो बना हुआ है, लग रहा मंच है, जो एक जलयान है, ऐसा लगता है कि एक जलयान है, मतलब एक नाव, एक जहाज लगता बना हुआ है नहीं, और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है, तेल का कुआं खोदता है। समझा रहा ना। तो ये मतलब एक जगह स्थिर नहीं है, ये जाते रहता है। जैसे कि पता चला कि वहां पे तेल का कुआं है तो इसको वहां ले चल जाएगा। जलयान मतलब जलयान है, एक नाव के जैसा है, एक जहाज के जैसा। वहां पे गया और फिर तेल का कुआं खोदा, पता चला कि यहाँ पे तेल है, तो तेल का कुआं खोद के तेल जो है बाहर निकालता है। यहाँ 800 करोड़ टन, 80 करोड़ टन तेल के भंडार का अनुमान है, 80 करोड़ टन। तो देखो होता क्या, अब इसे देखो पॉइंट, ये हमारा ये मुंबई हाई, ये क्या है, ये बना हुआ सम्राट, सागर सम्राट। तो ये एक जलयान की तरह है, जो समुद्र का जो किनारा है ना, बीच बोलते हैं, बीच, गोवा वाली बीच, तो ये मुंबई वाला बीच है। तो इसके किनारे से 176 किलोमीटर दूर है। 1975 में शुरुआत हुआ था, और ये एक जलयान की तरह है, एक जहाज की तरह है। अब जहां पे जो लगता है कि यहाँ पे तेल का कुआं होगा, तो उसको वहां पे ले जाके तेल का कुआं खोदता निकल, फिर तेल निकलता बाहर। समझा गया, यही है मुंबई हाई, जो कि प्रमुख क्षेत्र है, तेल उत्पादन क्षेत्र है। तो सवाल पूछेगा मुंबई हाई कहाँ है, तो मुंबई में है। नोट कर लीजिएगा इंग्लिश वाले प्यारे। आगे बढ़ते हैं, पाइपलाइन परिवहन के प्रमुख लाभ बताइए। अब देखिए पाइपलाइन, देखो ये है पाइपलाइन। पाइपलाइन से होता क्या है, बड़े बड़े शहरों से, मतलब एक देश से दूसरे देश या तो एक शहर से दूसरे शहर तेल वगैरह जो है पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि आपने ट्रक वगैरह भी देखा होगा, ट्रक से तेल जाता है ना, जो ट्रक होता है। तो पाइपलाइन से बड़ा आसान होता है यार, है ना, कम लागत में, तो टेंशन नहीं रहता, एक बार बनने में जो लागत लगेगा बाकी आराम से चलते जाता है।
तो जानते इससे फायदा क्या हो, देखिए इससे फायदा ये होता है जी कि इसके द्वारा जल भी जाता है, गैस भी जाता है और खनिज तेल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, और यह बहुत सुविधाजनक और सुरक्षित माध्यम है, कोई टेंशन नहीं कि कहीं लीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बनाया जाता है लीक विक होने का टेंशन नहीं रहता है। इसमें बहुत कम समय में पदार्थ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, बहुत फास्ट है, पानी है यार, और वैसा बनाया जाता है कि फास्ट टर्म पहुंच जाता है ना दूसरी जगह पे। इसमें सामान को चढ़ाने उतारने भंडार का खर्च नहीं यार, ऐसा तो नहीं सामान को चढ़ाना है उतारना है ना, भंडार है, तेल का भंडार है, वहां पाइप लगा दिया, मशीन से जा रहा है, तो टेंशन नहीं हो सब है। इसमें मिलावट या मार्ग में लूटपाट चोरी जैसी समस्या नहीं है, कोई चोरी, कौन चोरी भी नहीं करेगा इसको, है ना, चोरी करेगा इसका पूरा सेपरेट होता है, अभी खुला हुआ है ना, कहीं देखो अब नदी पे बना हुआ है, ठीक है ना, देखो कहाँ पे है, नदी के ऊपर बनाओ, कौन जाएगा चोरी करने के लिए, क्या करेगा, चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, ऐसे ही चोरी भी नहीं कर पाएगा, तो चोरी वाली इसमें नहीं होता, मिलावट भी नहीं हो पाता है। चलिए अब आगे, हाँ इंग्लिश वाला नोट कर, इंग्लिश वाला बच्चा नोट कर लो बाबू, स्क्रीनशॉट ले लेना इंग्लिश वाले, और यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे। अब आखिरी है कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कैसे जानते हैं, रीढ़ किसको बोलते हैं, जैसे हमारे बॉडी का रीढ़ है, क्यों, क्योंकि यही तो है जो हमारे पूरे बॉडी को संभाल के रखा हुआ, रीढ़ नहीं होता तो कैसे हम संभाल रहे। तो बोलता है बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, बिल्कुल जानते हैं, यहाँ की 80% आबादी कृषि पे निर्भर है, कृषि पे 80% आबादी कृषि का काम करता है, 80% आबादी, लेकिन फिर भी सेवा से ज्यादा इनकम होता है बिहार को। झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार के लोगों के लिए कृषि का ही एक महत्व बढ़ गया था, कृषि ही एक काम बढ़ा। 2005-6 से 59.37% भूमि पर कृषि किया जाता है, मतलब टोटल में अगर देखा जाए सवाल आता ना कि 60% जमीन पे खेती होती है बिहार में। बिहार में धान, गेहूं, मकई, जौ, गन्ना, जवार, तिलहन, दलहन, तंबाकू फसलें होती है। यहाँ सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान सर्वाधिक है, ये लाइन यहाँ पे मिस्टेक है, सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक कृषि का उत्पादन नहीं है, सकल घरेलू उत्पादन में सेवा का उत्पादन ज्यादा है, तो इसको हटा देना, ठीक है ना। सकल घरेलू उत्पादन में मतलब आप लिखना सर्वाधिक मत लिखना, यहाँ सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान होता है, ऐसे लिख देना। या तो बोला कि कृषि जो है सकल घरेलू उत्पादन में भी योगदान अदा करता है, योगदान निभाता है, सर्वाधिक नहीं, सर्वाधिक तो सेवा का होता है, इसलिए कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका इंग्लिश वाला हो गया। अब इसके बाद मैं एक सवाल देना चाहता हूँ होमवर्क रूप में दूंगा, और आप लोग होमवर्क को कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने जो बता रहा हूँ वो रियली में तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो मैं जानना चाहता हूँ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आप लोग जो से मैं कल लिखाया, कल बताया, तो कल आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, याद हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ये मैं दिखा रहा हूँ सवाल आपको, ये होमवर्क है ये, और होमवर्क कमेंट करना है। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, ये बना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कीजिए। आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में प्लीज, 2 मिनट टाइम लगेगा, 3 मिनट, आपको याद नहीं तो देख के ही लिख दो, लेकिन लिखो, कम से कम लिखोगे तो याद तो आएगा दिमाग में, है ना। और अगर आप लोग याद करें तो जरूर लिखना। ओके, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करना। ओके बाय बाय, अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो सभी को स्वागत है, वेलकम, सब्सक्राइब कर लेना, और कंटिन्यू क्लास करते रहना, बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको पास पहुंचते रहे। ओके जी।